हम लोग बात कर रहे थे ओएसआई मॉडल के हवाले से। और ओएसआई मॉडल में जनरल एक ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने इसका। 7 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इसके बाद सेशन लेयर। इन 3 लेयर्स का काम था डेटा क्रिएशन। ठीक है, डेटा बनता है इस पॉइंट के ऊपर इन 3 लेयर्स की मदद से। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इन 4 लेयर्स की मदद से वो डाटा आगे ट्रांसफ़र होता है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ हेडर से अटैच होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि उस इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए मुआवन साबित होते हैं। अब इन सातों ही लेयर्स का हमने जनरल ओवरव्यू देखा था, और उसको अगर सिंप्लीफाइड वे में बात करें तो ये जो मैंने एक हेडर्स बनाए हुए हैं, लेयर 5, 6 और 7, यहाँ पे आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही थी। उसके बाद लेयर 4 का जब हेडर अटैच होता है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर अटैच होता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इसमें पहले डिवाइड इस चीज़ के डिसीजन लिया जाता है कि क्या ये टीसीपी का प्रोटोकॉल है या यूडीपी का है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोर्ट नंबर अटैच होता है। टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस था जी? वो मैसेज तो आता ही आता है ना। हम्म। 3 वे हैंडशेकिंग कहाँ होती है, टीसीपी में या यूडीपी में? हाँ, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट, टीसीपी का प्रोटोकॉल हेल्पफुल किसके लिए होता है? किसी भी एक डिवाइस के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसके पोर्ट नंबर से लेके उस एप्लीकेशन से लेकर डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, जो मैसेज है, उस तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टीसीपी। और उसका पोर्ट नंबर 4, ठीक है, जिसको कहते हैं लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि जो नेटवर्क लेयर होती है, लेयर 3, ये रिस्पॉन्सिबल होती है उस डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंचाने के लिए, उस नेटवर्क तक लेके जाने के लिए। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, लाइक इसकी एक इथरनेट पोर्ट है जहाँ पे वो नेटवर्क उस डिवाइस तक इन करने तक, जिस डिवाइस के ऊपर वो आईपी चल रहा है, वो डेस्टिनेशन सर्वर जो है उस तक उस पैकेट को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसके बाद पोर्ट नंबर, उस सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन, चूंकि एक सर्वर में मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, तो एग्जैक्ट सर्विस तक पहुंचाने के लिए सर्वर भी हो सकता है और वो होस्ट भी हो सकता है, उस तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद फिर लेयर 2 में आपके पास सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होता है, जहाँ पर स्विच की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। लैन के अंदर इसकी बात हो रही होती है। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होता है। फिर लेयर 1 में फिजिकल कनेक्टिविटी, केबलिंग और द थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, अब ये जनरल ओवरव्यू था जो हमने पहले भी पढ़ा। अब हम लोग इन लेयर्स के अंदर से, इन लेयर्स के जो मजीद फीचर्स हैं उनको डिटेल में हम ऑब्जर्व करेंगे और इनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें लेयर 7 से, हम अगर स्टार्ट लें तो वहाँ पर आपको जैसे पता है कि एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले कोई एक ऐप ओपन करेंगे, कोई एक सर्विस आप ओपन करेंगे जिसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। मोबाइल है आपके पास, कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई आप जो है ना सर्विस को ओपन करेंगे जहां से डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे। लाइक व्हाट्सएप की हम एग्जांपल लें, उसको ही हम जनरलाइज वे में लेके चलें, अगर पूरी दुनिया में चूंकि ये अप्लीकेबल सर्विस है,
तो इसमें सबसे पहले जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाएगी। जैसे हमारा ये मल्टीपल टैब्स हैं, इनमें से जैसे इस टैब पे जाऊंगा तो मेरी व्हाट्सएप की सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वहां पे एप्लीकेशन लेयर अटैच हो जाएगी। अब उसके अंदर अब HTTP होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सिक्योर नहीं होता। फिर HTTPS होता है, सिक्योर HTTP इसको बोलते हैं। फिर SSL, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली। ठीक है, इसके न्यूअर जो है ना HTTPS ही हैं बेसिकली। फिर TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। और उसके बाद सिक्योरली वेब एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है ये HTTPS जो होता है। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो HTTP के ऊपर चल रही होती हैं, कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो जो HTTPS के ऊपर चल रही होती हैं, सिक्योर होती हैं कुछ। ठीक है, एक्स्ट्रा एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी उनके साथ अटैच हुई होती है बेसिकली। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फिर TCP UDP एप्लीकेशन सारी जो है ना जनरलाइज्ड वे में उनकी बातें यहीं पे हो रही होती हैं। जीमेल के लिए है, सिर्फ जब आप मेल वगैरह ट्रांसफर करते हो तो कौन सा SMTP प्रोटोकॉल आप लोग यूज कर रहे होते हो। प्रोटोकॉल्स का भी आपको जनरली कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क्स वाले लोगों का काम थोड़ा सिस्टम साइड पे भी होता है जब आप मेल कॉन्फ़िगर वगैरह कर रहे होते हो। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे पोर्ट नंबर से असाइन करना मेल के लिए, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होता है प्रोटोकॉल। तो उसके लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। और ये कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। इसी तरह से हम जो पिंग रीचेबिलिटी करके देख रहे होते हैं, एक्सेस, हम हमेशा नेटवर्क के अंदर रीचेबिलिटी चेक किससे करते हैं, पिंग टेस्ट से करते हैं। तो पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर इसी तरह से अभी हम आगे चल के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, DHCP DNS को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो DHCP डायनेमिकली हो, जैसे अभी हमें ऑन किया लैपटॉप, आप इन सब के साथ ऑनलाइन इतने लोगों के साथ फिजिकल एक क्लास का डेकोरम हमने कैसे बनाया हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने वाईफाई सबसे पहले ऑन किया। ये पूरा मैं पोर्ट नंबर्स की पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स है ना वो सारी की सारी, ठीक है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जनरलाइज जो वेल नाउन पोर्ट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो उनमें से जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं या ये यूटिलाइज होती हैं, उनकी मैंने अलग से स्पेसिफाइड लिस्ट मैंने मेंशन की हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ अलग से भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे। जी, DHCP की हम लोग बात कर रहे थे, डायनेमिकली होस्ट जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पे डोरा प्रोसेस होता है प्रॉपर, आपके जो सर्वर होता है DHCP सर्वर, अभी जैसे मेरे लिए ये राउटर DHCP सर्वर है, स्विच को भी हम DHCP सर्वर बना सकते हैं। एक लैपटॉप कंप्यूटर को अलग आप नेटवर्क के साथ अटैच करके उसको DHCP सर्वर बना सकते हो। तो मेनली जो इस्तेमाल होता है आपकी गेटवे पेरीमीटर डिवाइस इस्तेमाल होती है। स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर आप अपने गेटवे को DHCP सर्वर बनाते हो, लेकिन जो मीडियम टू हाई नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे 500 प्लस एम्प्लॉयज होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस के साथ उस नेटवर्क को मैनेज किया जाता है, वहाँ पे आप कोर स्विचेस डिप्लॉयड करते हो, MLS, उनको आप DHCP सर्वर बना रहे होते हो। ठीक है, उसका बेनिफिट ये होता है चूंकि पेरीमीटर डिवाइस आपकी या तो फायरवॉल होगी या राउटर, उसके ऊपर ऑलरेडी लोड बैलेंसिंग के प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं और हाई लेवल प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, तो DHCP चला के बहुत ज्यादा, और DHCP भी हमें डिफरेंट डिफरेंट वीलेंस क्रिएट की होती हैं, तो हर एक के लिए हमें वो बनाना काफी ज्यादा ओवरबर्डनाइज करने के पैरेलल होता है। तो उसके लिए फिर हम लेयर MLS को ही जो है ना DHCP सर्वर बना देते हैं। ठीक है, आपने यूज किया MLS को एज अ DHCP सर्वर, यूज करते रहते हैं आप। हाँ, फायरवॉल के ऊपर भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ले हाँ, दोनों आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हम टॉपिक अलग से ही पढ़ेंगे। हम अलग से एक सर्वर को भी DHCP बनाना सीखेंगे, हम अपने राउटर गेटवे पेरीमीटर डिवाइस के ऊपर भी और स्विच के ऊपर भी, ये तीनों हम लोग तीनों को DHCP सर्वर बनाना सीखेंगे। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम डोरा प्रोसेस को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और इसी तरह से
DHCP के साथ ही आपको पता है DNS भी काम कर रहा होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये बेसिकली ये काम करता है कि जैसे हमें गूगल को एक्सेस करना हो तो हम सिंपल google.com लिखते हैं ना, या फिर यहाँ पे भी अगर करें google.com, तो ये देखिए हमें रिस्पांस नहीं आ रहा, रिप्लाई फ्रॉम। आमतौर पर हम कोई भी काम करते हैं रिप्लाई उससे आना चाहिए जो सोर्स, जो डेस्टिनेशन हम करते हैं डेस्टिनेशन से रिस्पांस आ रहा है, लेकिन हम डेस्टिनेशन को एज अ बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके, लेकिन ये हमें उसकी आईपी से रिस्पांस आ रहा है 172.217.19.206। ये सर्वर है गूगल का सर्वर। गूगल के सर्वर डिफरेंट रिमोट लोकेशन पे पड़े हुए हैं, तो जो हमारा करीब तरीन सर्वर जिससे हमें कैसे पता चला, उसके लिए आप जो है ना रीचेबिलिटी भी बना के देख सकते हो, ट्रेस राउट भी करके देख सकते हो, बहरहाल वो आगे चल के हम करवाएंगे। तो ये हमने आईपी नाम को एक्सेस किया, नाम को सर्च किया, रिस्पांस हमें आईपी के जरिए आया। इसका ये मतलब है कि नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब नेटवर्क इंटरनेट के अंदर आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो हर चीज, हर सर्वर को एक आईपी मिली होती है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइस को भी कोई एक्सेस करेगा तो pinghower.com नहीं लिखेगा, ठीक है, या मेरे लैपटॉप, इस लैपटॉप का नाम है, कहाँ से पता चलता है ये लिनोवो, तो इंटरनेट से कोई मुझे अगर एक्सेस करना चाहे तो pinglenovo.com का अगर लिखे तो उससे कैसे उसको पता चलेगा कि क्या है। ऐसा ही है ना, असल में जो होती है आपकी डिवाइस जिसके जरिए आपको मिलती है, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, वो आपकी आईपी होती है, ठीक है। नहीं, कोई इसका प्रोसेसर स्लो है हुआ है, आई थिंक उस वजह से। बहरहाल दिखाना क्या चाह रहा था, मैं आपको एक आईपी एड्रेस दिखाना चाह रहा हूँ जो इस डिवाइस को मिला हुआ है, जिसकी मदद से मैं आप उस तरह भी कर सकते हैं, हम सिंपल हम सर्च करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। तो लेट्स सपोज ये मेरा वाईफाई का अडाप्टर है, तो इसमें ये देखिए ये एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ये मेरी पहचान है। ये किधर से मिला है? DHCP से मिला है, और गेटवे से यहाँ तक ही आईपी रीचेबल है। गेटवे के बाद जो आईपी रीचेबल है वो क्या आईपी होगा? उसके लिए यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ व्हाट इज माई आईपी, तो ये वो पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि इंटरनेट के अंदर मेरी पहचान है। ये 182.182.242.129, ये बेसिकली PTCL की तरफ से जो जिस नेटवर्क के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ISP PTCL है, और उसका ये आईपी है जो मुझे इंटरनेट में लेके जा रहा है, और लैन के एरिया में और लैन की मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये फिर हम जब आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग की बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों आईपीज में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट और पब्लिक का क्या कंसेप्ट होता है, और फिर ये मेरा प्राइवेट आईपी इंटरनेट में क्यों नहीं जा सकता, और इंटरनेट से पहले ये आपके पास जो गेटवे वाली डिवाइस जिससे मुझे अभी DHCP के जरिए जिस प्रोटोकॉल की अभी हम बात कर रहे थे आईपी मिला हुआ है, वो इसको इंटरनेट में लेके जा रहा है।
तो बहरहाल हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि अब आपने देखा कि हर डिवाइस को आईपी मिला हुआ है जिसकी मदद से वो कम्युनिकेशन कर रही है। हम जो है लेकिन जबकि हम गूगल को यहाँ पे सीएमडी में जाके पिंग कर रहे हैं उसके नाम के साथ, रिस्पांस फिर भी हमें आईपी के साथ मिल रहा है। तो ये अब इसका मकसद क्या है ये, क्योंकि अब आपको कहते कोई भाई गूगल खोलो तो गूगल के बजाय आपको मैं इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी अगर इस्तेमाल करता हूँ भाई 172.217.19.206 पे जाके 222.32.44.5 सर्विस को इस्तेमाल करो। व्हाट्सएप का लेट्स सपोज आईपी है 32.44.10.1, तो मैं आपको कहूँ भाई 32.44.10.1 के ऊपर जाके आप 56.34.42.5 को मैसेज करो। तो मुश्किल था ना इतना ज्यादा आईपीज और हर चीज को याद रखना। तो इसलिए हमारी आसानी के लिए इन तमाम तर आईपीज को नेम के साथ रेजोल्यूशन, नेम टू आईपी जिसको हम लोग बोलते हैं, रेजोल्यूशन कर दी गई है। होती है रीचेबिलिटी आईपी की ही है, पिंग आईपी हो रही होती है, लेकिन हमारे लिए एक डीएनएस सर्वर दरमियान में एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है कि वो नेम टू आईपी, हम किसी सर्वर को पिंग करते हैं, वो हमें वो उस नाम के अगेंस्ट वो एक डोमेन बनी हुई है, उस डोमेन के अक्रॉस जो आईपी लिखे हुए हैं, आईपी भी बड़ी बहुत सारी हैं, उनमें से जो नियरेस्ट जो हमारा होप काउंट है उस तक पहुंचा के हमें फिर कौन सा प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, बीजीपी प्रोटोकॉल, उसकी मदद से जो नियरेस्ट हमारा डेस्टिनेशन सर्वर है उसको रीचेबल बना के हमें उसकी एक्सेस दे रहा है। ये बैकएंड पे काम हो रहा है बेसिकली, इसके बैकएंड पे ये डीएनएस सर्वर ये काम करता है। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशंस करके दे रहा होता है ये नेम टू आईपी रेजोल्यूशन और ट्रेस राउट्स करके, इस वजह से ये यूडीपी के ऊपर मैक्सिमम काम करता है। ठीक है, और ठीक है ये हो गया। रिमोट एक्सेस के लिए फिर हम टेलनेट एसएसएच यूज करते हैं, सिक्योर शेल। ठीक है, टेलनेट पोर्ट नंबर 23 के ऊपर काम करता है, एसएसएच पोर्ट नंबर 22 के ऊपर काम करता है। फिर एनीडेस्क, टीम व्यूअर, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इनकी भी पोर्ट नंबर पोर्ट्स ऑन करनी पड़ती हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के हैं। इस तरह से कहीं पे कोई एक सर्वर पड़ा हो, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, आप हम एनटीपी का भी इस दफा नया टॉपिक एक और करेंगे। ठीक है, एनटीपी प्रोटोकॉल भी होता है इंटरनेट के अंदर, जो एक सर्वर जो होता है वो तमाम तर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, तुम उन सबका ताकि नाम सेम हो और सबकी सॉरी टाइम जोन सबका सेट करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए हम एनटीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं। कल की क्लास में आई थिंक सीनियर क्लास में ये चीज़ डिस्कस हुई थी, आप में से कोई नहीं है वहाँ पे। हम्म। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट सॉरी या फिर हमारे एप्लीकेशन लेयर के ये इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए एस एन एम पी प्रोटोकॉल होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। ये जो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं एफ आई की पी के, आप लोग वहाँ पे वायर शार्क यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, और आप लोगों ने अपने प्रपोजल पे भी वो चीज़ मेंशन किया है। इसी तरह से यहाँ पे आप एन एन एस एन एम पी आपने वही वहाँ पे आपने सिंपल एन एन एम पी मैंशन किया था, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। इसके बैक एंड पे जो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल होता है वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल होता है, जो नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज्ड रखता है। तो ये सारी चीजें यानी एप्लीकेशनें चल रही होती हैं। कोई अभी ये देखा जो भी मैंने बात की, एनी डेस्क ओपन करेंगे तो ही वो रिमोट एक्सेस होगी, टीम व्यूअर ओपन करेंगे, टेलनेट एसएसएच की सर्विस इनेबल करेंगे, ये पोर्ट ओपन करेंगे, तभी ये सारा काम होगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली अबाउट द एप्लीकेशन, and these applications could be for HTTP and HTTPS, and apart from that it could be either for the TCP and the UDP। ये तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एप्लीकेशन लेयर। और ये वाले सारे अब ये मैंने कुछ बताए, इसके अलावा हजारों और एप्लीकेशन हैं जो चल रही होती हैं। ठीक है, हजारों और वेब एप्लीकेशन हैं, सिंपल एप्स हैं। ठीक है, जिनके बैक एंड पे इसी तरह से डायनेमिक पोर्ट नंबर्स भी होते हैं, और ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वो जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशंस थी मैंने जस्ट उनको डिस्कस किया, और यही आपको ज्यादातर फेस करनी पड़ेंगी। अब यही सर्विसेज ये फायरवॉल के अंदर आप ये क्या करते हैं, वो पोर्ट्स ही आप बेसिकली इनेबल कर रहे होते हैं। टीसीपी इनेबल करना, यूडीपी इनेबल करना, एसएनएमपी, एचटीटीपीएस, इनकी पोर्ट्स होती हैं। डेस्टिनेशन सर्वर आपने कोई डीएमजी जोन्स बनाते हैं आप,
ठीक है, उसके बाद फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट मैपिंग करते हैं। ठीक है, ये सारा काम फायरवॉल के अंदर यही होता है। सिक्योरिटी कैसे होती है कि इन्हीं इनमें से जो सिक्योर एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम इनेबल अलाउ कर देते हैं, जिन एप्लीकेशन से अटैक्स आने के चांसेस होते हैं उनको हम लोग डिनाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसी तरह, कोई और मुश्किल साइंस नहीं है। जिस बंदे को सीसीएन इसलिए कह रहा हूँ आता है, नेटवर्क अच्छा आता है, वो किसी भी लेवल पे जा सकता है, वो किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी नेटवर्क की सीख सकता है, क्योंकि ये बेस लाइन है। हायर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। इस वजह से ये बेसिक्स हैं, ये बेसिकली आपके पास इन होने के लिए बड़ा अच्छा एक मौका है। आप ये इस टेक्नोलॉजी को जब सीख लेंगे, इस कोर्स को जब आप यूटिलाइज कर लेंगे। सॉरी। वो क्लाउड में या नेटवर्क के अंदर की बात कर रहे हैं? नेटवर्क के अंदर उसके लिए आप सीडीपी की, आप सीडीपी नेबर्स। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसमें एचटीटीपी की पोर्ट होती है। पिंग होना यानी उसके यही मतलब है कि आपके पास रीचेबिलिटी है, वेब एक्सेस नहीं है ना। हाँ, नहीं, उसके लिए पहले पोर्ट अलाउ करनी पड़ती है। पोर्ट अलाउ नहीं होना उससे मुराद ये होता है, एक बंदा है जिससे आप सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, वो उसको आप बोलेंगे कि आप पोर्ट को ओपन करें, उसके लिए वो अपने सिस्टम में जाके पोर्ट ओपन करेगा। जैसे जी, ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया, वहां पे हमने वी फॉर वाइप, ठीक है, वी फॉर वाइप आपको पता क्लाउड में है, ठीक, उससे हम लोगों ने ट्रंक बनाना होता है अपने लैन के अंदर, ठीक है। तो वो आप उधर भी पिंग की रीचेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने पोर्ट नंबर्स नहीं ओपन की हुई थी, फिर उन्होंने हमें पोर्ट नंबर्स उधर से ओपन की, फिर यहाँ से भी हमें उनको बाहर निकालना होता है, फिर उसके लिए हमें अपने भी नेटवर्क के अंदर उसकी पोर्ट मैपिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, या सिंपल पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल करनी पड़ती है। लेकिन हमने अपने में कर दी, फिर भी नहीं हो रहा था, फिर हम दोबारा कंप्लेन करते हैं उनको, वो जब तक नहीं ओपन करेंगे तब तक इसके अलावा तीसरा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये दो काम आपको करने लाजमी होते हैं। हाँ, हाँ, उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए हमने इससे पहले जो भी काम किया रीचेबिलिटी के लिए, हमने एंड क्लाइंट को इंगेज किया है, वो हमें बता देते कि ये पोर्ट आप डालें फिर आपकी रीचेबिलिटी होगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि पिंग आईपी के साथ हम पोर्ट नंबर लगा के चेक करें, तो वो उसके इससे पहले इस लेवल की मैंने ट्रबल शूटिंग मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। हुआ कुछ इस तरह का तो मैं इसको सर्च करूंगा फिर आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ चलो, उसको हम सर्च करेंगे फिर उसको देखेंगे, ठीक है। चलें जी। तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एक्सप्लोर करेंगे, जरूर होनी चाहिए, ना हो तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च हो सकती है, ठीक है, कि ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए, या फिर अगर है भी तो उससे कोई बेहतर हम लोग नया डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों काम हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन लेयर के हवाले से। एप्लीकेशन लेयर आपको समझ आ गई ये डिटेल में। इसके बाद जब एप्लीकेशन लेयर में वो एप्लीकेशन ओपन हुई, वो डेटाबेस हमने एंटर किया, या जो भी डाटा हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो हम लोगों ने एंटर किया, तो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेजेंटेशन लेयर।
वो डाटा, वो एप्लीकेशन ओपन हो गई, उसमें पुट हो गया, उसको अब कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है ना हमने कन्वर्ट करना है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से, यानी डाटा की कन्वर्जन और डीकन्वर्जन हम लोगों ने करनी है। यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट करना है। C++ लैंग्वेजेस आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। पाइथन का आपको अंदाजा होगा सबको, वहां पे भी हम इस तरह से जब कोड लिखते हैं तो उसकी भी हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी हो रही होती है, और उसके अलावा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। या फिर जब हम VPNs को इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को, तो उस केस के अंदर भी आपका जो भी डाटा होता है उसमें स्पेसिफिक एक इंक्रिप्शन अप्लाई हो जाती है। सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन अप्लाई हो जाती है। फिर सिमेट्रिक में डिपेंड करता है उसकी जो है वो DES या AES इंक्रिप्शन आगे टाइप्स हैं। एसिमेट्रिक में फिर 128 बिट्स की इंक्रिप्शन होती है, 256 बिट्स की होती है, ठीक है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंक्रिप्शन होती हैं। तो ये जो सारा का सारा काम होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। बेसिकली मशीन रीडेबल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सेंडर साइड पे इनक्रिप्ट हो जाता है, रिसीविंग साइड पे वापस डिक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब पता है ना सबको? जी, है पता इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से मुराद ये है, क्योंकि हमने सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है जिनको बिल्कुल बेसिक से। असद आजकल सिर्फ क्लास पे नजर रखने आता है कि हैं सारे पूरे, फिर वापस अटेंडेंस लेके चला जाता है। मेरे ख्याल में अगर लेक्चर सुने तो ये बड़ी अजीब बात है उसकी। नहीं है ना क्लास में? हाँ, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से मुराद ये है कि जी 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 जी, बैठिए प्लीज। है, इट्स ओके, इट्स ओके, बैठिए। तो हम लोग बात कर रहे थे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के हवाले से, ठीक है। इनक्रिप्शन से मुराद इन सिंपल वर्ड्स ये है कि हम दोनों आपस में कोई कोड वर्ड्स में बातें करना चाह रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, हम फिर दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ये कोर्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है आई थिंक। जी ठीक है। जी जी। अच्छा अच्छा। इस तरह के बड़े लोग हमारे पास आए हैं जो वहां से काम छोड़ के नेटवर्क सीखने आए और फिर यहाँ से बड़ी अच्छी पोजीशन पे गए हैं वो लोग वापस। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, ये बिल्कुल हमारा नया एक कोर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली तो इसमें हम लोगों ने जस्ट आपको जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई हैं, आप स्काइप ग्रुप में ऐड होंगे, आपको उनकी भी एक्सेस मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स हमारी साथ होती हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा जितना ज़्यादा आपका कुछ इसलिए मिस नहीं हुआ कि अभी हमने सिर्फ सबसे पहले ये चीज़ सीखना है कि हमारे इस डिवाइस से इंफॉर्मेशन निकल के डेस्टिनेशन तक पहुंचती कैसे है, पूरी दुनिया में इसका स्टैंडर्ड क्या है। वो आपको पता है OSI मॉडल है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये OSI मॉडल बनाया है। ये 7 लेयर्स हैं। कोई भी OEM, सिस्को है, जूनिपर, हुआवे या कोई एंड डिवाइस है, जब तक इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये OSI लेयर्स की प्रोग्रामिंग नहीं होगी तब तक वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट जुड़ ही नहीं सकती। इस वजह से, और जो हम राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, सर्वर्स जिनके ऊपर काम करते हैं वो भी OSI के अंदर ही आती हैं। इस वजह से हम सबसे पहले हमने स्टार्टअप लिया है OSI मॉडल को एक्सप्लोर करने से। तो OSI मॉडल के 7 लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में 7 लेयर्स का मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। आज 1 बाय 1 सारे लेयर्स को हम डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम IP एड्रेसिंग वगैरह और फिर इन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाएंगे। फिजिकल रैक हमारे पास मौजूद है, रैक्स वगैरह आप प्रैक्टिस उधर भी कर सकते हैं। और घर के लिए मैं आपको आपके लैपटॉप के ऊपर सिमुलेटर भी कॉन्फ़िगर करके दूंगा, जिसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर, GNS, UNL, ठीक है, जिसमें हम रियल राउटर्स के IOS वगैरह लगा के उस पर आप रिमोटली घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये सारा कुछ हम लोग इसको आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। बल्कि इस कोर्स को, चूंकि हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर के हैं, कुछ अभी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाहर से भी ज्वाइंट हैं, ठीक है। हमारी ऑनलाइन प्लस फिजिकल क्लास होती है, कभी आप ना हो फिजिकल अवेलेबल तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो उसके लिए
जो बाहर स्टूडेंट्स गए उनका यही कहना है कि बाहर सिक्योरिटी का बड़ा ज़्यादा डिमांड है, सिक्योरिटी जब तक आप नेटवर्क के साथ नहीं होगी तो इतना ज़्यादा उनको प्रेफर नहीं किया जाता। इस वजह से इस कोर्स का नाम ही हम लोगों ने CCNA साइबर सिक्योरिटी रख दिया है। इसमें हम लोग CCNA के टॉपिक्स के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, लिनक्स के बारे में, ठीक है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं अलग अलग आप कोर्स करवाएं, मेरी अपनी बहुत ज़्यादा टफ रूटीन है, इस हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो दैट्स वाई अलग कोर्स में टाइम नहीं दे सकता। तो उसके लिए फिर मैं इसी कोर्स के अंदर ही बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें भी करवा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो उसमें हम लोग OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, इनमें अपर 3 लेयर्स जो हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इसमें डाटा बनता है, डाटा ओरिजिनेट होता है और सेशन क्रिएट होता है सोर्स और डेस्टिनेशन में। जब ये पता चलिए डेस्टिनेशन सर्वर जो रीचेबल है, उसके बाद फिर लोअर 4 लेयर्स ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये उस डाटा को फिर आगे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आपको सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, नेटवर्क में सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP राउटर्स, डाटा लिंक में स्विच, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और फिजिकल में फिजिकल केबलिंग, कनेक्टिविटी हब्स, ठीक है, इसके अलावा रिपीटर्स, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। इस तरह से ये पूरी इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन होती है। इसमें अभी हम लोगों ने आज की क्लास में एप्लीकेशन लेयर को एक्सप्लोर कर लिया है। एप्लीकेशन लेयर से इन सिंपल वर्ड्स मुराद दिया कि एप्लीकेशन लेयर के जो जो प्रोटोकॉल्स, जो जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, जैसे HTTP है, HTTPS है, किसी को पिंग करें तो ICMP है, मेल करें तो आप SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से सारी हम लोगों ने इनको हमने देखा है, ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको एक्सप्लोर कर दीजिएगा। IP मांगे डिवाइस ऑन होके तो DHCP है, नेम टू IP रेजोल्यूशन करें तो DNS है। तो इस तरह से ये तमाम तर प्रोटोकॉल्स हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इनके पोर्ट नंबर्स वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हम वो एप्लीकेशन ओपन करके जो टेक्स्ट हमने एंटर कर दिया, जो हम कोई कहीं पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, कोई मेल करना चाह रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाह रहे हैं, वो जब हमने ट्रांसफर करना चाहा तो उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन लेयर एक्टिव हो जाएगी कि वो जो आपने डाटा लिखा उसको पहले प्रेजेंटेबल आप बनाएं। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप ऑब्वियसली हाउ आर यू मैं आपको लिख के अगर मैसेज करता हूँ या एक मेल करता हूँ, वो ऐसे ही तो नहीं चली जाएगी, उसके लिए सबसे पहले वो मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो काम हो रहा होता है रियल इन्वायरमेंट में, इसके लिए OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर एक्टिव होती है। समझ गए बात को? इसमें ही आपकी सिक्योरिटी सारी अप्लाई हो रही होती है। वो जो VPNs यूज करते हैं, जो डाटा इनक्रिप्ट हो रहा होता है, जो हेडर्स अटैच हो रहे होते हैं इनक्रिप्शन के, वो तमाम तर काम प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा होता है। उसके लिए फिर हम बात कर रहे थे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जिनको इनक्रिप्शन का अंदाजा नहीं है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। इनकी आगे टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। कुछ डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ कीज ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा तादाद में होता है, की सिर्फ पासवर्ड्स जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं उस डाटा को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस डाटा के लिए आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करते हो, DES और AES। और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, और जो कीज होती हैं, जो पासवर्ड्स होते हैं जो उस डाटा को सिक्योर बनाते हैं, उसके लिए आप एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक बहुत सख्त होती है, टाइट होती है, हैवी होती है, इसलिए उसमें हम सिर्फ कीज भेजते हैं, क्योंकि डाटा सारा हम एसिमेट्रिक में भेजें तो बहुत ज्यादा लोड, हमारे सर्वर्स ओवरलोडेड हो जाएंगे, उनको डिक्रिप्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन समझना पहले जरूरी है ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती क्या है। आपके साथ में कोई मैसेज पे बात कर रहा हूँ या कोई आपके साथ सिंपल, हम थोड़ी सी एग्जांपल लेके करता हूँ कि आप किसी को मैसेज करते हो सिंपल वर्ड्स में, कोई खत लिखते थे आप सिंपल वर्ड्स में, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई जाने जान हैं, उनको आपको मैसेज करना चाह रहे हो, खतूत भेजना चाह रहे हो, तो वो खत तो कोई भी, उसके मामू भी पढ़ सकते हैं, चाचू भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला खराब हो सकता है ना, तो फिर तो फंस जाओगे आप। इसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार ये मैं सीधा सीधा आपको दिल की बात नहीं कहता, घुमा फिरा के कहूंगा, ठीक है। और इसके लिए फिर आप कहोगे कि मैं आपको 200 वर्ड्स का एक जो है ना लेटर भेजता हूँ, उन 200 वर्ड्स में 7 का टेबल आप याद रखना। 7 के टेबल में 7 1 7, 1 7 14 21 28 35, ये वाले वर्ड्स आपने निकाल के साइड पे रखने, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारे उनके मामू कहेंगे कहेंगे ये तो कोई पागल है जिसने पता नहीं कुछ रैंडम वर्ड्स लिखे हैं, दरमियान में दूसरा तीसरा चौथा वर्ड्स में हमने ऐसे लिख लिया पाकिस्तान जिंदाबाद के ऊपर, और उसमें जो पहला सातवां वर्ड है वो हमने अपने काम के लिख लिए, इनक्रिप्ट हो गया पैकेट। ये की क्या थी, की वो 7 का टेबल है,
17 वो किसको पता है? आपको पता है और उसको पता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में। तो डिक्रिप्ट कैसे होगा ये? वो साथ का टेबल पढ़ के उन वर्ड्स को जब साइड पर रख लेगी, ये की अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, तो ये बेसिकली डिक्रिप्शन बन गई। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंक्रिप्शन ये अमेरिकन आर्मीज के दरमियान में, और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, वर्ल्ड वार्स के दौरान में ये इस तरह से खतूत लिखे जाते थे, उनमें उनकी इंक्रिप्शन इस तरह से होती थी। फिर उसको रियल वर्ड्स में डिजिटल इंक्रिप्शन के फॉर्म में, उसके लिए अब यहाँ पे कीज लग जाती हैं, 64 बिट की, 32 बिट की, 128 बिट की, इस तरह से कीज अप्लाई होती हैं, जिससे वो डाटा ऑटोमेटिकली, अब वो तो हम मैनुअल आप मेहनत करके लिखते थे, लेकिन अब ये सारा काम हम एक जो है ना सिंपल एक बटन प्रेस करते हैं तो हमारी सारी ये इंक्रिप्शन हो जाती है। तो ये बेसिकली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है। ठीक है, तो ये काम कहाँ पे हो रहा होता है? ये सिक्योरिटी के ये वाले जो अब आपका हर काम आजकल सिक्योर, आपके ये जो सिंपल इवन मिनी राउटर्स हैं, इनके ऊपर भी ये इंक्रिप्शन का जो है ना फीचर इनेबल होता है। तो आपका डाटा सारा सिक्योर जो है वो इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, ये इंक्रिप्शन वगैरह के ये आपके पास लेयर 5 के ऊपर होता है, सॉरी लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर। चलें जी, प्रेजेंटेशन लेयर क्लियर हो गई। कन्वर्जन डिकन्वर्जन, इवन सिंपल भी टेक्स्ट है तो उसको ह्यूमन से मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी अप्लाई करनी है तो वो आप जो है ना उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब डाटा हमारा इनक्रिप्ट हो गया या डाटा मशीन रीडेबल फॉर्म में हो गया, अब आगे ट्रांसफर करने के लिए तो हमें पहले इस चीज को तो मेक श्योर करना है कि मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, जिस सर्वर से आपको मैसेज कर रहा हूँ वो रीचेबल है या नहीं है। यानी व्हाट एक सेशन ओपन होता है ना, सेशन क्रिएट होता है। जैसे मैं अपनी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, तो पहले ऐप ओपन करके चेक करता हूँ कि आपकी वो रीचेबल भी है, एप्लीकेशन काम भी कर रही है नहीं कर रही। तो जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारा एक सेशन बन जाता है। कुछ सेशंस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो डिस्ट्रॉय तब तक नहीं होते सेशंस जब तक हम खुद नहीं बंद करते। कुछ सेशंस होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी हो रही होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे लिमिटेड होते हैं। जैसे बैंक एप्लीकेशन, आप नेशनल बैंक की एप्लीकेशन, मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन ओपन करके आप कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाओ, तो थोड़ी देर बाद कुछ टाइम के बाद आप कहेंगे वो सेशन टाइम आउट हो गया, क्योंकि ये सिक्योरिटी फीचर है सिर्फ। इसके अलावा फेसबुक खोल के पूरा दिन आप उसको कुछ ना करो, फिर दोबारा आपको वहीं से आपको एक्सेस मिलेगी जहां से आपने छोड़ा होगा। जी, एग्जैक्टली exactly। उसमें भी आपके पास लिमिटेड सेशन होता है। तो ये आप इसको सेशन बनना, सेशन, ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? ट्रांसपोर्ट, ये सेशन लेयर के ऊपर। और ये अब ये देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3 टैब्स ओपन किए हुए हैं, जितने टैब्स ओपन करूंगा इतने सेशंस क्रिएट हो जाएंगे, हर टैब का एक नया सेशन क्रिएट होगा। तो एक कंप्यूटर जब किसी डेस्टिनेशन के साथ रीच आउट करेगा, क्योंकि हर एक लेयर अगली की भी उसी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर तक रीचेबल, यानी ये पूरा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरफ जाता है, मैंने आपको बताया ना। जैसे ये सेंडिंग साइड है, रिसीविंग साइड के ऊपर भी ये इस तरह से ये बेसिकली कम्युनिकेशन, इसको कंसिडर करें कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब ये पैकेट जो है यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ओपन हुई, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, ऐसे करता हुआ यहाँ तक पहुंचा सेंडर, फिर इसकी फिजिकल के साथ दरम्यान में फाइबर्स वगैरह जो भी कनेक्टिविटी होगी इस तक पहुंचाएगी। फिर ये आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहुंच जाएगी तो आपका पूरा मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा, उस डेस्टिनेशन तक। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इसमें जैसे मैंने बताया, सेशन सेशन के साथ जो है ना कम्युनिकेट करती है, प्रेजेंटेशन वाली प्रेजेंटेशन के तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपोर्ट वाली ट्रांसपोर्ट तक। तो अभी चूंकि यहाँ पे एक सेशन तो नहीं ओपन हुआ हुआ, एक होस्ट के अंदर 10 सेशन 20 सेशन ओपन हुए हैं, मैंने कहा मल्टीपल टैब्स मल्टीपल सेशंस। तो उसके लिए फिर इन सेशन को यूनिक कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि ये ना हो कि मैं यूट्यूब को पिंग करूं, मुझे जवाब व्हाट्सएप वाले मिल रहे हों। मिक्सअप होने से बचने के लिए सेशन आईडी होती है, मिक्सअप से बचने के लिए आपकी हर एक सेशन की सेशन आईडी लग जाती है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर जैसे एच टी टी पी है, इसकी प्रेजेंटेशन लेयर होने के बाद फिर इसकी सेशन आईडी 7239, ये एक आईडी है, ये यूनिक होती है। एक हर एक सेशन की हमारी यूनिक आईडी होगी, जिससे हमारा पैकेट उसी एग्जैक्ट सेशन लेयर तक पहुंचेगा, और उसी वही सेशन लेयर उस डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी। ठीक है, तो ये काम होता है जिस सेशन लेयर का।
इसके बाद ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रिविलेजेस असाइन करना, सेशन रिस्टोर, चेक पॉइंट्स, ये वेबिनार फ्लोज जो हो रहे होते हैं, ये तमाम तर काम इस सेशन लेयर्स के अंदर ही हो रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग आगे अगर आए ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ये देखें सेशन लेयर हमें अचीव हो गई, सेशन बन गया, तो सेशन आईडी हमें मिल गई, तो इसका मतलब अब डाटा हमारा बन गया, सेशन भी चेक हो गया। अब क्या करना है, भेज देना है उसको, अब हमने आगे ट्रांसफर कर देना है। इसके लिए फिर अब लोअर 4 लेयर्स, आपकी आसानी के लिए मैंने वैसा ही मॉडल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले डाटा बना, अब डाटा ट्रांसफर होगा वो डाटा। अब आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले वो जो एप्लीकेशन है जो चल रही है, जिसका हमने सेशन भी क्रिएट किया, तो आपको पता है कि डिवाइसेस के एड्रेसेस होते हैं, जैसे फिजिकल ये लैपटॉप है तो इसके 2 तरह के एड्रेस हैं, एक तो आईपी एड्रेस, जिस नेटवर्क के साथ मैं जुड़ता जाऊंगा उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिलता जाएगा, और एक मैक एड्रेस जो इसका ओईएम की तरफ से बिल्ट इन फिक्स मैक एड्रेस है। लेकिन इसके ये तो इनकी पहचान हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है उस एप्लीकेशन की भी तो कोई आईडी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए फिर उसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। सबसे पहले जो जिस एप्लीकेशन के जरिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर से वो डाटा वो पैकेट गुजरेगा तो उसके ऊपर सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अटैच हो जाएगा। सोर्स पोर्ट तो एक डायनेमिक पोर्ट नंबर अटैच होगा, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो है जिस प्रोटोकॉल के ऊपर वो काम कर रही है, जैसे टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एसएनएमपी, ठीक है, जिस जिस प्रोटोकॉल के ऊपर वो काम कर रही है एप्लीकेशन, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसका फिक्स पोर्ट नंबर लगेगा, जबकि सोर्स पोर्ट नंबर एक डायनेमिक पोर्ट नंबर में से हमेशा सिलेक्ट होगा। समझ गए? ये चीजें आपको जब आप नेट का टॉपिक करेंगे, नेट के अंदर पैट जब कर रहे होंगे, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का आइडिया है ना, तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी मजीद डिटेल में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जी। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन में वो एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। अब इसमें 2 तरह के मेजर प्रोटोकॉल्स अंदर, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, टी सी पी, यू, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन बाहर जो मेन 2 प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो टीसीपी है और यूडीपी है, ठीक है। कोई है डिफरेंस अंदाजा किसी को टीसीपी और यूडीपी में? प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा जनरली इसको डिस्कस किया था। जी ऑनलाइन वाले लोग मुझे बताइए। हुमायूं हुसैन कोई नए जुड़े हमारे साथ, आप काइंडली थोड़ा तारुफ करवा देंगे हुमायूं? ये खबर आप लोगों के साथ कायद आजम के हैं? मुझे थोड़ा सा तारुफ इनका करवा दें अगर आप में से किसी ने इनको एंगेज किया। चलें, तो टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग लाइव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे अभी भी हमारी लाइव कम्युनिकेशन हो रही है गूगल मीट के अंदर भी और स्काइप के अंदर भी, तो ये यूडीपी के पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। जब जो हमारी लाइव कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, जैसे टेक्स्ट मैसेजेस किसी को भेज रहे होते हैं, वीडियोस भेज रहे होते हैं, ऑडियोज भेज रहे होते हैं, ग्राफिक्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है, मेल्स, टेक्स्ट, तो ये सारी की सारी जो है वो टीसीपी की कम्युनिकेशन होती है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। हाँ, कनेक्शन ओरिएंटेड से मुराद दिया कि इसमें पहले आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में मेक श्योर किया जाता है कि कनेक्शन फिक्स है। इन केस अगर आपके पास डिस्टॉर्शन आ रही है, कनेक्शन नहीं है, तो पैकेट्स ड्रॉप कर देगा, वो पैकेट्स नहीं ट्रांसफर करेगा, अनएबल टू सेंड आ जाएंगे। लेकिन यूडीपी कनेक्शन लेस से मुराद दिया, हमने पैकेट एक निकल गया यहाँ से, उसके बाद हमें कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आता कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, रीचेबिलिटी यानी, अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ ना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ गया, स्काइप पे लोग हमें मुझे अगर ये कह रहे हैं कि सर आपकी बात की समझ नहीं आ रही, बात कट रही है, कट रही है से मुराद क्या है कि आपका कनेक्शन नहीं बना सही, उस पैकेट का कनेक्शन नहीं बन सका, दरमियान में डिस्टार्शन आई, और डिस्टार्शन की वजह से क्या हुआ, जो सोर्स में प्रेजेंटेशन लेयर में वो जो इंक्रिप्शन हुई थी, वो जो बिट्स का एक सीक्वेंस नंबर लगा था, उस सीक्वेंस नंबर में तब्दीली आ गई, उस सीक्वेंस नंबर में तब्दीली आई, तभी वो वर्ड्स आगे पीछे हुए, बीच में वर्ड्स मिस हो गए, कुछ बिट्स मिस हो गई।
तब उसको ये बात नहीं समझ आई। लेकिन टीसीपी में वहां पे उस बंदे तक वो बात पहुंचाने से पहले वो सीक्वेंस नंबर मैच किया जाता है कि सोर्स जब आपका वो पैकेट बना था, जो उसका सीक्वेंस नंबर लगा था, डेस्टिनेशन में वो पैकेट जब दोबारा बिट्स में कन्वर्ट होके वापस डिक्रिप्ट हुआ, वो पैकेट डीकन्वर्जन हुई उसकी, तो वो क्या सीक्वेंस नंबर सेम है? हर दफा सीक्वेंस नंबर यूनिक बनता है। तो वो अगर वो सेम है तो फिर उसको दे देगा, अगर नहीं है तो तब उस पॉइंट से भी हमें पैकेट को ड्रॉप करके कह देगा अनएबल टू सेंड। अब ये इशू नहीं आता, पहले बहुत हमारे मैसेजेस इस तरह से फेल्ड होते थे। समझ गए बात को? तो ये बेसिकली डिफरेंस है कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टीसीपी आपके पैकेट का और डेस्टिनेशन में एग्जैक्ट आपके पास उसकी सिक्योरिटी का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेता है? इसके लिए अगर दरमियान में अगर मास्करेडर कोई आता है जो कि आपके पैकेट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, क्या क्या कर सकता है वो? या तो वो पैकेट को जस्ट मॉनिटरिंग कर रहा होगा, पैकेट को रोकेगा। दरम्यान में फायरवॉल पे कोई बंदा बैठा हुआ है, इंटरनेट में वो बंदा कहीं से गुजर के, मैंने जैसे बताया था हवा में उड़ते हुए पैकेट्स तो नहीं जा रहे होते ना कहीं डिवाइसेस इन राउटर स्विचेस से होते हुए जाते हैं। तो इंटरनेट में पब्लिक में वो इंटरनेट कैसे रीच, आपकी सिक्योरिटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट में जहां जहां से आपकी ये जिन जिन राउटर्स से होते हुए आपका पैकेट जा रहा है, उन राउटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके पैकेट को बेच सकते हैं, वो पैकेट को खोल के देख सकते हैं। उन्हीं के लिए हम वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे चल के सिक्योरिटी की जब बात करेंगे। तो वो जो बंदा इंटरनेट में बैठा हुआ है ना, वो कम से कम अगर मेरे पैकेट को देख के आगे भेजेगा तो पैकेट को रोकेगा, पैकेट को ओपन करेगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर उसको क्लोज करेगा, फिर वो भेजेगा। इसमें टाइम तो लगेगा ना। तो टीसीपी जो है वो उसमें टीटीएल टाइम टू लीव इतना सेट करता है कि दरमियान में अगर कोई बंदा इतना कुछ करता है, और या फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, तो इससे ज्यादा टाइम उसको लग जाएगा। तो इतना टाइम अगर दरमियान में लग रहा है तो आगे कहेगा कि पैकेट को उधर ही ड्रॉप कर देगा, उससे आगे टीसीपी वो सेशन ही जो है ना, कनेक्शन जो है ना, उसको रिमूव कर देगा, आपका सेशन ही जो है ना डिस्कनेक्ट कर देगा उसके साथ। फिर क्या कहेगा? फिर वही पैकेट दोबारा भेजेगा, फिर दोबारा अगर यही काम होता है फिर दोबारा से वो पैकेट ड्रॉप करेगा। उस पैकेट को उस वक्त तक आगे नहीं पहुंचने देगा जिस वक्त तक जो फिक्स टाइम स्लॉट, जो टीटीएल टाइम टू लीव रखा था, उस टाइम तक उसको अगर रिस्पांस नहीं आता तो उस तक वो फौरन से ड्रॉप कर देगा उसको। ये बेसिकली बैक एंड में, ये इतना डिटेल में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इस लेवल तक आपको जाके काम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये बैक एंड पे जो अल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं, जो मैकेनिज्म होता है, वो आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरह से सिक्योर बनाई जाती है उसका अंदाजा हो सके। ठीक है, समझ गए? तो ये टीसीपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये कैसे, ये मेक श्योर कैसे करता है? इसके लिए चुप उसको ये तो नहीं कह देगा मेरे साथ आप जो है ना ये कंसेप्ट है। इसके लिए फिर टीसीपी 3 वे हैंडशेकिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करता है। टीसीपी के अंदर ये इस कनेक्शन और इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर करने के लिए 3 वे हैंडशेकिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। 3 वे हैंडशेकिंग में क्या क्या होता है? सिंक्रोनाइज मैसेज सबसे पहले भेजते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज होंगे, सेशन क्रिएट होगा, फिर डाटा जाएगा। उसके लिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का फिर उसको रिस्पांस आएगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर ये मेक श्योर करता है कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर भी हो, उसकी इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखता है, और इसके अलावा उस डेटे की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी में क्या डिफरेंस है जी? ग्रेजुएट्स मुझे बताएं। आप में से किसी को अंदाजा है कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद है कि कोई देख ना सके, इंटेग्रिटी से मुराद है जैसा भेजा है वैसे ही पहुंचे, चेंज ना कर सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान अल्फाज में। वैसे इसकी बड़ी थ्योरियां आपको डेफिनेशन निकालने बैठ जाएं तो घंटों लग जाएंगे समझने में। आसान ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद है कोई देख ना सके, ठीक है, मॉनिटरिंग ना कर सके हमारे पैकेट, हमारे इंफॉर्मेशन की। और इंटेग्रिटी से मुराद ये सी जाए कोई उसमें छेड़छाड़ ना कर सके, बिट्स आगे पीछे ना हो सके। यही जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इन्हीं बातों को वर्डिंग के फॉर्म में हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें टीसीपी के अंदर मजीद क्वालिटी ऑफ सर्विस का मजीद एक कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं कि ये जो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब इस नेटवर्क में कुछ लोग, यहाँ पे कॉल सेंटर भी चल रहा है, ठीक है, वॉइस डेटा जा रहा है सारा, ठीक है, इसी इसी नेट आईपी के साथ। इसमें अब यहाँ पे मैं बैठ के मैं भी वॉइस
कुछ जो है मेल्स भी कर रहे हैं। तो इस तरह से मिक्सअप हो जाता है, सारी आपकी एक खिचड़ी बन जाती है, एक लिहाज से मैश क्रिएट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग मल्टीपल आईएसपी से या मल्टीपल पाथ्स दे के हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इन डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक्स को, वॉइस की ट्रैफिक को अलग से हम लोग अलग पाथ दे सकते हैं, वीडियो ट्रैफिक को हम अलग से पाथ, टेक्सचुअल डेटा को अलग से पाथ दे सकते हैं, ताकि आपका ये हाइब्रिड कंसेप्ट से बच के आप यूनिफाइड वे में आप लोग डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेट कर सकें। प्रायोरिटी बेस, स्पेसिफिक हम ट्रैफिक को कोई स्पेसिफिक प्रायोरिटी हम दे सकते हैं, फिर दूसरे को उससे अकॉर्डिंगली, ताकि हम ट्रैफिक के वेट्स, उनके पैकेट्स के हम लोग जो है ना उनकी प्रायोरिटी को मेंटेन रख सकें। But these are some extra high level things. You will explore these things as well, inshallah. But for that, first you will need to establish and build the environment where you will be applying all of these things and where you will be experiment these extra level features as well. But for that, you must know the basic concept as well. You must be able to deploy the network by yourself as well. If someone gives you a project that you need to deploy, there is just an ISP in the organization, you have to deploy some access layer switches, distribution layer switches, you have to deploy a router, and after that you will have to connect this ISP to the 5 to 7 departments, and you will have to separate these departments from VLAN, and inside those VLANs you will have to also doing some management protocols and some controlling and otherwise load balancing protocols as well, so that if one ISP goes down, your traffic should transfer to the other ISP. So for that, availability should not be compromised in high level availability infrastructure. तो उसके लिए इतना काम आप जो है ना CCNA के बाद कर लेंगे, राउटर्स कोर डिवाइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिवाइसेस, एक्सेस लेयर डिवाइसेस, और उसके बाद VLANs और ये तमाम तर मैनेजमेंट ये सीखेंगे। फिर उन डिफरेंट डिफरेंट VLANs को आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में डाल के प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी ट्रैफिक को। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जी TCP का। अब हम अगर बात करें UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये आपके पास इन तमाम तर चीजें इसके अंदर, ये मैकेनिज्म्स, ये फीचर्स नहीं होते, ठीक है। कनेक्शन ये नहीं क्रिएट करता, ठीक है, और ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं क्रिएट करता सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। आई थिंक मीटिंग एंड हो गई है, दोबारा से कर देता हूँ। ये जो लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमें ऐड करें ग्रुप में और उसके बाद क्लासेस में नहीं आते, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। जो लोग हैं उन सब ने क्लासेस में रहना है।
जी, तो यूडीपी के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे बेसिकली कनेक्शंस नहीं क्रिएट होते, और एरर रिकवरी मैकेनिज्म कोई नहीं होता। आपका डाटा जो लॉस हो गया, उसके लिए आप सिर्फ ये कह सकते हैं, सर आप अपनी बात रिपीट करें, जो पिछली बात की थी आपकी वो समझ नहीं आई, तभी आप रिकवरी हो सकती है, यानी रिपीटेशन, ना कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं, और उसकी रिकवरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, ठीक है, और यूनिफाइड कम्युनिकेशन जो हो रही होती है, हम कॉल्स वगैरह जो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें यूडीपी में कवर हो रही होती हैं। तो ये कुछ मैन है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, डिलीवरी पैकेट्स नहीं होते, ठीक है, गारंटी नहीं होती उनकी कि आपके एग्जैक्ट डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। रीट्रांसमिशन कुछ नहीं होती, आपको खुद ही दोबारा रिपीट करना पड़ता है अपने पैकेट को, ठीक है। अनरिलायबल है ये, ठीक है। टीसीपी जो रिलायबल है, यूडीपी अनरिलायबल है। अगर पैकेट लॉस होता है तो वो आपके पास उसकी रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन फास्ट होता है, जैसे अभी भी हमारी रन टाइम पे कम्युनिकेशन हो रही है, लाइव है, इस वजह से फास्ट है, ठीक है। हेडर साइज इसका जो है ना ये है। तो ये कंसेप्ट है सर आपका टीसीपी और यूडीपी का। मजीद डिटेल्स में अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें, तो फ्लो कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, बफरिंग कैसे कंट्रोल की जाती है इसके अंदर, ठीक है, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये फिर मैं लाइव नेटवर्क के पैकेट्स कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से टीसीपी और यूडीपी के सेशंस क्रिएट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, अभी तो रन टाइम पे अपने जैसे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ, वो अगर पैकेट्स आपको कैप्चर करके मैं दिखाऊं, वायर शार्क का अंदाजा है? वायर शार्क नाम सुना है? ये एक पैकेट मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, जिससे हम अपने नेटवर्क के रन टाइम पैकेट सारे उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जी, एग्जैक्टली तो अब मैं वाईफाई के साथ सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरे ये पैकेट्स हैं, देखें बोल रहा हूँ तो ये साथ साथ ये पैकेट सारे जा रहे हैं, ये भी यूडीपी के ही हैं, और ये बाकी भी आपको यूडीपी, और ये बीच में चूंकि और भी इस नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, उनके पैकेट्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम अगर स्टॉप करें, तो यहाँ पे अगर ये यूडीपी के पैकेट को हम एक्सप्लोर करें, तो इसमें ये तमाम तरह आपके पास बाइट्स हैं, ठीक है। इसमें अभी जो हम जिस लेयर की बात कर रहे हैं, पोर्ट, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, फिर उसका लेंथ वगैरह, और ये तमाम तरह चीज़ें कैलकुलेट हुई हुई हैं। आखिर में जाके मैं तमाम ओएसआई मॉडल को यहाँ पे एक्सप्लेन करके, एग्जैक्टली ये क्या कर रहे होते हैं, ऐसे सारी पोर्टें खोल खोल के उन्होंने तो ऐसे, ये तो ओपन है ना, यहाँ से फिल्टर लगा देते हैं। जिस बंदे को उन्होंने कैप्चर करना हो जिस आईपी से, तो उसको यहाँ पे आईपी का फिल्टर लगा देते हैं। उसकी पोर्ट का से, जिस पोर्ट के ऊपर उनको वो पता होता है कि यहाँ पे आपको जो है ना अटैक आ सकता है, यहाँ से आपको उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उस पोर्ट का वो फिल्टर लगा देते हैं। वो बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं ऐसे, चूंकि रनिंग नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, उनमें से वो जिसके वो हिट करना चाहते हैं उसका फिल्टर लगा देते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर ये सारा बंद हो जाता है। जैसे ही वो आपके उस नेटवर्क से पास होता है वो वाला पैकेट, वो फौरन कैप्चर, उनको सिर्फ वही शो होता है, और फिर वो उसको एक्सप्लोर करके, और बाज ऐसे होते हैं एक एक खोल खोल के ऐसे देख रहे होते हैं फलो, ठीक है। और इसके अंदर अगर यूडीपी स्ट्रीम देखें, ये देखें ये सारे इनक्रिप्टेड पैकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इस नेटवर्क के अंदर बिल्ट इन जो आपकी गेटवे डिवाइस है इसमें इनक्रिप्शन है। लेकिन ये तो ओपन है ना, मैं आपको स्टार्ट से स्टार्ट करवाऊंगा, आपको कुछ मैं ऐसे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करके दिखाऊंगा जिनमें इनक्रिप्शन नहीं होती। जैसे टेलनेट है, टेलनेट से जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, उसमें फिर बीइंग एन अटैकर हम लोग एक दरमियान में कंप्यूटर अटैच कर लेंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे, हमें वहां से जो वहां पे जब जाके हम ये करेंगे ओपन, तो आपको नजर आ जाएगा कि फौरन से ये आपको सारा प्लेन टेक्स्ट नजर आएगा। फिर उसके लिए फिर हम एसएसएच को यूज करेंगे, सिक्योर शेल, वहां पे फिर हम जो है ना 256 बिट की इंक्रिप्शन को यूज करेंगे, और उसके लिए फिर हम उसको ओपन करेंगे, वो डिक्रिप्ट होगा। फिर वहां पे फिर कुछ यहाँ पे चैंपियंस ऐसे ही बैठे हुए हैं जो एसएसएच को भी इंक्रिप्ट करते हैं, एसएसएच को भी ब्रेक करते हैं। तो उनसे फिर जो है ना ब्रूट फोर्स अटैक या फिर किसी भी तरह के अटैक से फिर हम उनके भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। वो फिर आपको बताएंगे कि जो सिक्योर है, जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, इसको कैसे देखा जाए। तो उसके लिए फिर साइबर सिक्योरिटी के कुछ स्टूडेंट्स को भी, या कुछ मैं खुद करवाऊंगा, कुछ मैं इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने आप लोगों के साथ कमिट किया था स्टार्ट में, उन लोगों को भी ऐड करूंगा। वो आपको इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को फिर भी किस तरह से इसके की अप्लाई करके, या किस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक या और मुख्तलिफ तरह के अटैक्स करके इसको डिक्रिप्ट किया जाता है, वो भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। चलें जी, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है लेकिन आज इसको कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक, आई होप सो आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो अब इसके बाद आगे ट्रांसपोर्ट लेयर की समझ आ गई, टीसीपी यूडीपी अच्छे से, ये चारों लेयर्स आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इसके बाद अभी क्या हुआ, अब ट्रांसपोर्ट लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस लैपटॉप के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है और उस डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ से पैकेट निकाल के उस डेस्टिनेशन डिवाइस की उस एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। जब ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग के आगे भेजेगा, हर एक ये हेडर लगाने से मुराद, जैसे हम आमतौर पर ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में किसी को खत भेजते होते थे, शहर का नाम, मुल्क का नाम, इलाका, गली मोहल्ला और हाउस नंबर, वो मुख्तलिफ लेयर्स होती थी, फिर जाते हुए एक एक लेयर उतर उतर के जाती थी। इसी तरह से यहाँ पे भी जाते हुए एक एक लेयर ऐड हो रही है पैकेट के ऊपर, वापसी पे यही लेयर उतरती जाएगी और आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से सऊदी अरब कोई पैकेट, कोई खत भेजा है, तो सऊदी अरब जब शहर में जाएगा, एयरपोर्ट में या किसी भी तरह से वहां पे खत पहुंचेगा, तो शहर का नाम, मुल्क का नाम सबसे पहले उतार दिया जाएगा, वो उतार के आगे शहर को भेजेंगे, शहर में पहुंच जाएगा, फिर शहर का डाकिया जो होगा वो उसको उतारेगा, फिर इलाके में भेजेगा या गली मोहल्ले में भेजेगा, गली मोहल्ले में जब गली मोहल्ला पहुंच जाएगा वो उसको साइड पे उतार के रख देगा। यही काम यहाँ पे भी नेटवर्क के अंदर, कॉन्सेप्ट वही है, मैकेनिज्म वही है, बस क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, पहले मैनुअल था, अब ये डिजिटल दौर है, डिजिटलाइजेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बैक एंड में मैकेनिज्म वही है, ठीक है। अच्छा, ये शेयर नहीं की मैंने स्क्रीन, बताते नहीं है ये लोग, बोला करो यार, स्क्रीन शेयर ना हो, आवाज ना आ रही हो तो आपको बोलने पे पाबंदी बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे कोई फोर्सेस से तो नहीं बैठे हुए कि नहीं बोल सकते आप, क्यों जी अबरार साहब, यहाँ पे कोई मेजर, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, कोई ब्रिगेडियर नहीं बैठा हुआ, हम तो आम नहीं, ऐसा आवाम कोई हैं, इशू नहीं है, हम वैसे बोल मैंने सकते हैं कहा आपस जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। सर आपके पैकेट्स भी वो कैप्चर कर देंगे। हाँ ये भी है, चले हम भी कोई इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई नाम और देते हैं ना, क्या बोले यस सर। जी छोड़े। अच्छा, नेटवर्क बात कर रहे थे, लेयर, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में उस एप्लीकेशन की आईडी पोर्ट नंबर लग के आगे भेज दिया, अब यहाँ से आगे वो डिवाइसेस आ जाएंगे, राउटर्स, ठीक है, लेयर 3 का प्रोटोकॉल यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, आईपी आईपी। लेयर 3 की जब बात आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कम्युनिकेशन में, एक आपने इससे पहले सुना था आईपी, लेकिन अब आपने देख लिया पोर्ट नंबर भी कितनी ज्यादा अहमियत की अमल है, ठीक है, सेशन कितना जरूरी है। तो उसके साथ साथ, लेकिन चूंकि जनरली आप सबको आईपी का वैसे ही पता होता है, हम आगे आईपी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, हर एक चीज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, क्या कंसेप्ट है, कितने बाइट्स होते हैं इसके अंदर, कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते, दीज आर ऑल ओवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक्स आफ्टर दिस। तो नेटवर्क लेयर होती है, वहां पे आईपी का हेडर अटैच होता है आपके पैकेट के ऊपर, लेयर 3 आईपी, और यहाँ पर राउटर्स होते हैं, मेनली रूट सेलेक्ट किए जाते हैं, डेस्टिनेशन रूट्स, किस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, कौन कौन से होप्स, नंबर ऑफ होप्स से होता हुआ। तो अभी जैसे कुछ सीनियर क्लास में आप लोग राउटिंग के प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, आरपी, ओएसपीएफ, तो वो आप लोग सारा तो जब आप राउट्स दे रहे होते हैं, आईपी की बात कर रहे होते हैं, आईपी के प्रोटोकॉल्स, टीटीएल की बात कर रहे होते हैं, टाइम टू लिव, तो दीज आर अबाउट योर नेटवर्क लेयर, ठीक है। यहाँ पे आपका हेडर अटैच होता है, या तो आपका आईपी वेरिएंट 4 का होगा या आईपी वेरिएंट 6 का होगा, दो तरह के आईपी के प्रोटोकॉल्स हैं, वेरिएंट्स हैं, 4 और 6। अब ये देखें, ये एक सोर्स है, ये इसका गेटवे है, ये आईएसपी है, अब ये सारे आईएसपीज हैं, मल्टीपल देखें इसके डेस्टिनेशन हैं, ऐसे होता है आपका आईएसपी बिखरा हुआ, और ये वो डेस्टिनेशन है जिस तक हम, ये लेट्स सपोज ये पाकिस्तान है, सिस्कॉम है चांदनी चौक में, यहाँ पे एक यूएस में एक बंदा बैठा हुआ सुन रहा है, तो ये पैकेट इस तरह से बेसिकली उसके पास डिफरेंट डिफरेंट राउटर से होते हुए जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता था, इस भी रास्ते से जा सकता था, लेकिन एग्जैक्ट इस रास्ते से क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं इंटरनेट के अंदर, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा आपका और मोस्ट रिलायबल पाथ जो होगा उसको प्रेफर करते हुए इंटरनेट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और अगर यही एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है,
लिमिटेड राउट्स हैं, तो यहाँ पे हम जहाँ कुछ ऐसे होंगे जगह जहाँ पे सिक्योरिटी होगी, खतरा होगा, सिक्योरिटी के खदशात होंगे, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें खतरा नहीं होगा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जब हमें अपनी मर्जी से पैकेट भेजना हो तो स्टैटिक राउट्स इस्तेमाल करेंगे ना। ठीक है, आप जो सीनियर हैं आप तो बोले ना। जबकि जब हमें कोई ऐसा खतरा ना हो, कुछ ना हो, तो हम रैंडम पास दे सकते हैं, इस तरह से डायनेमिक पास। तो उसके लिए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली कुछ बैक एंड पे एल्गोरिदम्स होते हैं, उनकी बेस के ऊपर डेस्टिनेशन पास को चूज करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अब ये बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है अगर कि दरमियान में कोई ऐसी लूप जनरेट हो गई कि ये देखें इधर ये पैकेट फंस गया, ये जा रहा था यहाँ तक पहुंचा, अभी आगे जाने के बजाय कुछ पैकेट ये देखिए इधर ही रोल हो रहे हैं, ये आपको ये नजर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये लूप बन गई। लूप से मुराद दिया कि किसी एक सर्कल के अंदर आ गया और उधर से वापस आपके पास आगे डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रहा। तो ये इसके लिए ये टीटीएल तभी हमारे पास इस्तेमाल होती है। लेयर 2 की लूप्स के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, लेयर 3 की लूप्स के लिए टीटीएल। जब ये टीटीएल जीरो हो जाए ना, जब ये इस तरह से, इसका मतलब है ना एक ही राउटर कुछ 3-4 राउटर से बार बार पास हो रहा है, तो हर दफा नया हेडर ऐड होगा, ऐड होता जाएगा, तो वो टीटीएल जीरो कर देगा। विंडोज के केस में हम टीटीएल 128 होती है जो अभी हम करते हैं, ठीक है। लिनक्स के केस में 264 होती है। राउटर आईएस वगैरह के अंदर जो है ना, उनके अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर करें अगर, तो वो 255 होती है। तो जितने राउटर्स आते हैं उतनी टीटीएल कम होती जाती है। लेट्स सपोज हमारी सोर्स से डेस्टिनेशन तक 10 राउटर्स आए, तो टीटीएल 128 के बजाय 118 शो होगी। 20 राउटर आए तो 118 के बजाय 108 शो होगी। लेकिन अगर ऐसे लूप जनरेट हो गया तो वो जीरो होगी। जब जीरो हो गई, हमें पता कैसे चलेगा ये देखना, टीटीएल का पता कैसे चलेगा, ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लेट्स सपोज मैं गूगल के जरिए गूगल को के सर्वर को एक्सेस करता हूँ। ये तो कैलकुलेटर ओपन हो गया। मैं गूगल को अगर एक्सेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें अब ये टीटीएल 60 शो कर रहा है हमें। ठीक है, टीटीएल कितनी शो कर रहे हैं, 60, यानी दरमियान में इसके अलावा बाकी सारे के सारे राउटर्स आपके पास आ रहे हैं। तो ये अब आपके पास जो है ना इसका सिनेरियो होता है टीटीएल का। जी ये नहीं, राउटर नहीं, ये मैंने अभी इसके हवाले से प्रीवियस वो जब प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने ये बताया था कि हमने गूगल सर्च किया, रिप्लाई हमें ये गूगल का आईपी है। तो ये काम हमने गूगल को सर्च किया, रिप्लाई हमें आईपी से आया। इसके पीछे जो सर्वर चलता है उसको डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर, वो हमें नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करके देता है। तो अगर ये टीटीएल यहाँ पे अगर जीरो शो होती, तो फिर उसका ये मतलब था कि आपका रिस्पॉन्स उसमें फिर डेस्टिनेशन आईपी भी ना शो होता हमें, और उसका ये मतलब होता कि आप क्या है कि वो आपका लूप्स बन रहे हैं नेटवर्क के अंदर कहीं पे। ठीक है जी, तो ये भी चीज इधर मैनेज होती है। इसके अलावा लेयर 3 के ऊपर आपकी ये प्रोटोकॉल्स चलते हैं सारे, डायनेमिक राउटिंग राउटिंग हो रही होती है। वो फिर आपके पास इंजीनियर्स, ये इसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल के इंजीनियर्स होते हैं ना हर लेवल के, लेयर 5 लेयर 6 के इंजीनियर, वो उसके अकॉर्डिंगली उस एप्लीकेशन के बैक एंड पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, गूगल के डाटा सेंटर के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने सेट किया होता है उस टीसीपी के दरमियान में जो ओरिएंटेशन हो रही होती है उसकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए। ये हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना होता है। जी जी जी, उससे नहीं हम अंदाजा लगा सकते। वो बैक एंड पे, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत डिटेल गहरी चीज है, अंदर की बात है जो मैंने आपको सिंपल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई थी। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग का काम, आईपी टेबल, राउटिंग टेबल, ये तमाम तर चीजें नेटवर्क लेयर पे मेंटेन की जा रही होती हैं। क्योंकि अभी कह रहे थे जी, एग्जैक्टली exactly, यही चीज इन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन की थी। जब आपके पास iOS, नहीं, जो 255 थी वो आईएस के केस में, लैन में आप किसी राउटर स्विचेस लगे हुए थे उनके में पिंग कर रहे थे ना, वो हम करके भी देखेंगे। जी जी, उस तक जब बात करेंगे तो वो आपको 255 से शो करेगी। ये पैकेट ट्रेसर में भी ये चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आगे एक और राउटर लगा के करोगे तो उसमें आप 128 से वो आपको शो करवा देगी फौरन से। लैन से उसके गेटवे इंटरनल पॉइंट तक आपकी जो है वो 255 से, और आगे एक्सटर्नल वैन पे जब जाएंगे तो 128 से वो शो करवाएगी। मैं ये देखो ना,
हाँ, ये जनरली लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो काम होता है वो इस तरह से इसके अंदर होता है। ठीक है, समझ गए हो या नहीं? हाँ, वो 255 से होगी होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया लिनक्स में वो इसी तरह से है। चलो, जबरदस्त है ये। इसलिए कुछ लोग दरम्यान में सवाल पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी एट द एंड तक बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। एक सेकंड में दोबारा से वो पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, चलो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। ये है नेटवर्क लेयर। इसमें ये वाला जो केस है, टाइम टू लीव। ठीक है, इसमें ये लिनक्स के केस में 24, विंडोज के केस में 128। लेकिन ये 128 बेसिकली जो आप बात कर रहे थे वो खाली विंडोज से मुराद ये है कि आप लिनक्स के किसी सर्वर को या विंडोज के किसी सर्वर को पिंग करोगे तो उसकी बात है। ये आईओएस की बात नेटवर्क के अंदर जब इन डिवाइसेस से आप रीचेबिलिटी चेक कर रहे होते हो ना, लेट्स सपोज हम अभी वीपीसीज को यूज करेंगे, उनसे उनके गेटवे के इंटरनल स्विचेस या वीलैन्स के अंदर हम उनकी रीचेबिलिटी जब चेक करेंगे तो वो 255 से शो करवाएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे डेस्टिनेशन किसी गेटवे से बाहर निकलेंगे तो आपके पास फॉरेन नेटवर्क से बाहर जब निकलेंगे तो उसमें वो 128 से काउंट करके दिखा रहा होगा। ठीक है, चलें जी, नेटवर्क लेयर क्लियर हो गई। इसमें आईपी प्रोटोकॉल की बात हो रही होती है, आईपी राउटिंग, राउटिंग टेबल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मेक श्योर किए जा रहे होते हैं। इसके बाद डाटा लिंक लेयर आती है। ये होती है जब आईपी लग गया उसके बाद आपके पास स्विचेस आ जाएंगे यहाँ पे, राउटर्स उसके साथ स्विचेस। स्विचेस जो है ना वैसे ही मॉडल की लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं। अब जब हम, चूंकि आप लोग सीसीएन ने राउटिंग एंड स्विचिंग कर रहे हैं, जब आप स्विचिंग के टॉपिक स्विचेस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं कम्युनिकेशन के, अब वैसे मॉडल की कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, स्विचेस लेयर 2 के ऊपर हम लोग काम कर रहे होंगे। और वहां पे जी वीलैन्स हो सकती हैं आपके पास, स्विच के और प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा इथर चैनलिंग वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा पोर्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, लैन सिक्योरिटी, ये तमाम तर चीजें हम स्विचेस के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा डीएचसीपी तक हम बना सकते हैं स्विच को। और स्विच भी फिर, अब स्विच अभी तक तो चूंकि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन से बचने के लिए, अब जब आगे मेच्योर होंगे आपको मैं बताऊंगा मजीद कि स्विच जो है वो अब मॉडर्न आजकल के दौर में हम सिर्फ लेयर 2 नहीं एमएलएस स्विच को यूज करते हैं। एमएलएस वो होता है जो लेयर 2 के ऊपर भी काम करता है, लेयर 3 के ऊपर भी काम करता है, मल्टी लेयर स्विच उसको बोलते हैं। वो बेसिकली आईपी प्रोटोकॉल्स भी उसमें इनेबल होते हैं, उनकी पोर्ट्स जो होती हैं आईपी इनेबल होती हैं। ठीक है, आईपी भी उनको दे सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। और लेयर 2 के जो होते हैं जस्ट उनकी फिर उनका काम आईपी नहीं होता, उनका काम सिर्फ मैक होता है। तो ये काम जो है ना वो लेयर 2 के अंदर होता है, जहाँ पे डाटा लिंक लेयर जिसको कहते हैं बेसिकली। जी, इसमें मैक एड्रेसेस अटैच हो रहे होते हैं। स्विच जो है ना, आपको पता है स्विच से पहले नेटवर्क के अंदर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती थी? हब, हब इस्तेमाल होता था। हब जो था वो अनइंटेलिजेंट था, वो हर टाइम ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता था। स्विच हब ये डिवाइसेस क्या है, वो देखें आपके सामने एक डिवाइस पड़ी है, सबने देखी होगी, ये वो स्विच है। देखें, जो लोग नए आए हैं, वो सबसे ऊपर जो डिवाइस ये फर्स्ट वाले कैबिन में पड़ी हुई है वो स्विच है। मल्टीपल पोर्ट्स हैं। अब इस लैपटॉप को मैंने एक और लैपटॉप के साथ जोड़ना है फिजिकली, तो इथरनेट केबल लगा के इन दोनों के, हर एक लैपटॉप के अंदर एक इथरनेट पोर्ट होती है, इथरनेट केबल लगा के इन दोनों को जोड़ दूंगा। लेकिन इन 10 लैपटॉप्स को अगर जोड़ना है तो 10 इनकी पोर्ट्स कहाँ से आएंगी? उसके लिए हम एक सेंट्रल एक डिवाइस लगा देंगे, सबको उसमें लगा देंगे, फिर इनकी आपस में कम्युनिकेशन। या फिर ये लैब में 15 पीसीज हैं, बहुत आसान एग्जांपल स्विच की, सबसे ज्यादा जो आईएसपी के साथ ऐसे ही मैट्रिक पास दिहाड़ीदार जो जाके काम करते हैं उनको भी स्विच का पता होता है कि एक लैब बनानी है, एक आईएसपी इंटरनेट देता है, इंटरनेट से आगे वो केबल लगा के स्विच में लगा देते हैं, और उन 10 पीसी से केबल निकाल के आके उस स्विच में लगा देते हैं, तो इस तरह से उन सब तक इंटरनेट पहुंच जाता है। ये काम है आमतौर पर स्विच का सबसे आसान काम। फिर हम मैनेजमेंट के लिए बात करें, एंटरप्राइज लेवल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर उसकी सिक्योरिटी वगैरह या मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, आम इतना स्विच का काम कोई आम बंदा भी कर सकता है। तो ये तो सबसे पहले आपको पता हो ना, ये ना वो आईएसपी वाला बंदा भी आपको दबा रहा हो कि सीसीएन ने करके आए हो, स्विच का क्या काम है, आप वहां पे भी परेशान हो जाएं तो फिर तो नहीं काम चलेगा। तो इसलिए ये बेसिक आपको पता हो। आईएसपी वाला बंदा से मुराद ये जो गली मोहल्ले में नट वाले बंदे होते हैं, इन्होंने भी अपने साथ स्विचेस लगाए होते हैं। ये भी हालांकि इनको भी पता ही नहीं होता स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है, इनको पता ही नहीं होता डीएचसीपी क्या है,
बस वो आईपी दे के, नेट का इनको नहीं पता होता, चूंकि इन डिवाइसेस में नेट आपको पता है बिल्ट इन होता है, पहले से इनेबल्ड होता है, आपको देने की जरूरत ही नहीं होती। प्राइवेट टू पब्लिक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो रही होती है, जो प्राइवेट आईपी दो वो पब्लिक में ट्रांसफर होके जाएगा। जबकि ये जो डिवाइसेस आप करेंगे इनमें नहीं बिल्ट इन होता, इनमें आपको ये नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, प्राइवेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक। ठीक है। तो अब ये डाटा लिंक लेयर के अंदर ये स्विचेस, हब्स, ये बेसिकली डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो पहले हब इस्तेमाल होता था, हब का नुकसान ये था कि वो ब्रॉडकास्टिंग करता था किसी एक सोर्स। अब लेट्स सपोज 10 पोर्ट, 8 पोर्ट्स का एक हब है, पोर्ट 1 से पोर्ट 3 में कोई एक पीसी, दो पीसीज लगे हुए हैं, पोर्ट 1 वाले पीसी पोर्ट 3 वाले पीसी को कोई मैसेज भेज रहा है, हब वो 8 की 8 पोर्ट्स में जितने पीसीज थे सबको ट्रांसफर कर देता था। इससे एक तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी, और दूसरा नुकसान ये होता था कि आपकी अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होती थी। ठीक है, ओवरलोडिंग हो रही होती थी ब्रॉडकास्टिंग। तो उससे बचने के लिए स्विच, स्विच भी काम वही है, कम्युनिकेशन ही, लेकिन ये उसकी एक एडवांस टेक्निक है। उसका इसका बेनिफिट ये है कि ये एक तो सिक्योरिटी मेंटेन रखता है और ब्रॉडकास्टिंग जो है ना उसको रोकता है फर्स्ट टाइम। ये बेसिकली स्विच करता क्या, ये करता कैसे है, बात तो असल ये है। हब जो था वो अनइंटेलिजेंट था, उसको उसकी कोई मेमोरी नहीं थी कि जिसमें चीजें याद रख सके कि मेरे पास क्या आया था और किसको भेजना है। लेकिन हब स्विच जो है वो इसका बेसिकली जो मेन इसका जो इंटेलिजेंस का पर्पज है वो इसका मैक टेबल है। स्विच के अंदर स्टोरेज होती है और स्टोरेज में स्विच जो है वो मैक टेबल बना देता है। स्विच के साथ जैसे ही डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करके सब तक रीचेबिलिटी बनाता है, फिर सबके मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल में स्टोर कर देता है। पोर्ट नंबर 5 के साथ ये मैक एड्रेस वाली डिवाइस, जबकि मैक एड्रेस आपको पता है क्या है, यूनिक है, तो पोर्ट नंबर 5 के साथ ये मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर 4 के साथ ये मैक, 4 से जो मैसेज आएगा वो 5 को ही भेजेगा, सबको नहीं भेजेगा। तो ये बेनिफिट है स्विच का, सिंपल। और ये फिर मैक एड्रेसेस इसको डायनेमिक तरीके से भी मैनेज कर रहा होता है, स्टैटिक तरीके से भी मैनेज कर रहा होता है। कुछ मैक एड्रेस ये आमतौर पर ये जो मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग करके जो मैक एड्रेसेस कलेक्ट करता है, उनका लाइफ टाइम जो है ना बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड्स होता है, 5 मिनट। 5 मिनट्स के बाद स्विच जो है वो मैक टेबल अपना फ्लश कर देता है। मैक टेबल से वो दोबारा अगर 5 मिनट के दौरान में उस स्पेसिफिक मैक एड्रेस वाली डिवाइस से कोई पिंग, कोई रीचेबिलिटी, कोई मैसेज नहीं आया, इस स्विच से वो पैकेट नहीं पास हुआ उस डेस्टिनेशन, उस सोर्स के लिए, तो स्विच उसको अपने मैक टेबल से रिमूव कर देगा। लेकिन हम अगर चाहते हैं लाइफ टाइम जब तक स्विच ऑन है वो डिवाइस फिर उसके साथ फिक्स रहे, तो फिर हम पोर्ट के साथ बाइंड कर देते हैं मैक एड्रेस को, पोर्ट बाइंडिंग, मैक बाइंडिंग कर देते हैं, और उसके ऊपर फिर सिक्योरिटीज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ ओवर कोर्स। ठीक है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर हो रहा होता है, लेयर 2 का हेडर अटैच होता है। अच्छा, और ये लैन मैक एड्रेस जो है ना इसका स्कोप एक लोकल एरिया नेटवर्क तक होता है, वैन इंटरनेट के अंदर ये मैक एड्रेस नहीं जाता, ये लैन की मैनेजमेंट तक होता है। तो इसका ये मतलब है कि मेरे पीसी से अगर किसी डेस्टिनेशन फेसबुक को मैं अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट लग के आई है, डेस्टिनेशन पोर्ट तो उसने फाइंड कर ली, ठीक है, ऐप चूंकि ऐप ओपन हुई, सेशन क्रिएट हुआ, उससे पोर्ट फाइंड कर ली। और इसी तरह से आईपी में भी डीएनएस एक्टिव हुआ, डेस्टिनेशन आईपी भी मिल गया, चलो जी पब्लिक आईपी। लेकिन मैक, मैक फिर डेस्टिनेशन मैक से क्या मुराद है, क्या वो फेसबुक पे जो सर्वर पड़ा है उस मैक की बात हो रही है? बल्कि जैसे हमने बात की थी, डेस्टिनेशन मैक जो होस्ट के साथ लग के जाएगा, वो सर जो गेटवे वाली डिवाइस होगी आपकी, उस पेरीमीटर डिवाइस, उसका मैक एड्रेस वहां पे लग के जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये मैक एड्रेसेस को मैनेज किया जा रहा होता है। फिर आगे स्विचिंग की टाइप्स होती हैं, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, किस किस तरह से हम स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद अब आगे आ जाती है बात फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर में जो है ना आपकी बिट्स होती हैं, जस्ट ये वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे मेंशन होगा। आप कौन से प्रोटोकॉल की बात कर, पोर्ट की बात कर रहे थे, एसएमटीपी, वो इसके ऊपर काम करता है। और बाकी इसके अलावा मैं आपके साथ टेबल भी शेयर कर दूंगा जी। ये इसमें आप वैसे आपको वेल नाउन पोर्ट नंबर जो है ना उनका अंदाजा होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। और सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा खेल होता है
वो इन पोर्ट्स का ही होता है बेसिकली, ठीक है। इन पोर्ट्स के ऊपर अटैक आते हैं, आईपीज के ऊपर अटैक्स आते हैं, ये दो मेन अटैक्स होते हैं। सेशन हाईजैकिंग बड़ी कम होती है लेयर 5 के अटैक्स से होते हैं। ये फिजिकल लेयर है। ये कोई फिजिकल लेयर में कोई जैसे इससे पहले हेडर अटैच होते रहे हैं लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 के, लेयर 1 में कोई खास हेडर नहीं अटैच होता, बल्कि ये डाटा बिट्स की फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा होता है केबल से, फिजिकल केबल कनेक्टिविटी। और इसकी जो रिपीटर्स हम लोग बना रहे होते हैं, रिपीटर का अंदाजा है ना, इस गेटवे वाली डिवाइस के साथ आगे इसकी एक्सटेंशन सिग्नल्स को लेंथ देने के लिए यहाँ से इथरनेट केबल लगा के 2 रूम्स छोड़ के वहां तक आप एक और एक लगा दो, एपीज हम कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपके फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, बिट्स की ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये बस ये सारा काम जो है ना इसका होता है। अब ये सारा का सारा काम हम हर एक पैकेट, एक पैकेट, एक वर्ड, एक इंफॉर्मेशन जो है ना, वो इन तमाम तर इन मराहिल से गुजर के पहुंचती है डेस्टिनेशन तक। उसका सबूत वायर शार्क मैंने बंद कर दी थी। बस आखिरी बात है जी, बोर हो गए होंगे, काफी लंबा हो गया लेक्चर, 2 घंटे हो गए तकरीबन। वैसे 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटा हम इतना रखते होते हैं, ठीक है। हम पैकेट कोई भी आप देखें, अगर स्टॉप कर दें फौरन से, ये वो जो टीसीपी की 3 वे हैंडशेकिंग की बात कर रहा था मैं, ये देखना आप लोग, स्टार्ट में सबसे पहले टीसीपी की हैंडशेकिंग होती है। ये टीसीपी का सिंक्रोनाइज मैसेज गया ऊपर, अभी मैसेज भी गया होगा सिंक्रोनाइजेशन का, 1 सेकेंड, ये एक्नॉलेजमेंट का है। हाँ जी जी, यहाँ पे टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, पी आईपी, लैन में नेटवर्क में 50-100 डिवाइस चल रही हैं, उनमें से एक डेस्टिनेशन बंदा तुमने, लेट्स सपोज हुसनैन तुम्हारा दोस्त है, जिसके ऊपर तुम्हारा जो है ना अटैक, इसके पैकेट्स, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने को दिल कर रहा है, तो उसके पैकेट्स को जब मॉनिटर करना है तो ये वाला प्राइवेट आईपी जो उसका होगा, उसकी डिवाइस का, इतना तो आपको पता होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर अटैक्स, एथिकल हैकिंग, इसमें जो सबसे पहला मरहला जो होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आमतौर पर आपने मूवीज के अंदर भी इस तरह की अटैक्स वगैरह, साइबर की मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें वो बंदे की हिस्ट्री निकालते हैं सबसे पहले, उसकी इंटरेस्ट, किन किन चीजों को वो लाइक करता है, तो बाद औक़ात पासवर्ड्स वो जस्ट गेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना दूसरा मरहला जो आता है वो, और फिर उसकी इंटरेस्टेड जो चीजें हैं, उसका डाटा कहाँ कहाँ किन किन चीजों में, किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली फिर जो जो उसके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स वो यूज कर सकता है, उन प्रोटोकॉल्स को हम फिल्टर लगा सकते हैं, उनसे फिर वो आईपी तक पहले पहुंचेंगे, फिर उस आईपी तक पहुंचने के बाद फिर हम जो है ना उसके बाद उस आईपी का फिल्टर लगा देंगे, बंदे तक पहुंचेंगे। पर बड़ा पूरा स्टेप होता है, उसके बाद चलता है। आपने सुना होगा सालों लग जाते हैं इंफॉर्मेशन को, कोई किसी को अटैक करने के लिए। ये नहीं होता कि आज मेरा दिल किया जी और इसका सारा डाटा चोरी कर लूं तो रात को मैं सब कुछ हो जाएगा, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो एक पूरा मैकेनिज्म होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। नहीं, आप तो सिंपल, आपने जो बात की थी वो फिल्टर हम किसी, कोई भी आपके जो भी पैकेट्स होते हैं, जिस पैकेट को आप देखना चाहो उसका फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो। वो भी मैं करूंगा, मैं करवाऊंगा आपको, ये भी करवाऊंगा जरूर, ये भी हम करेंगे। बल्कि ये प्योर साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक हमारा हो जाएगा, इसमें हम ये चीज करेंगे। जी, ये मैं जरूरी है ना, इस वजह से मैं ये कह रहा था। लेकिन ये तब हम करेंगे ना जब हम टेलनेट एसएसएच को बेसिकली अटैक कर रहे होंगे, उस दौरान में मैं वायरशार को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो उसके दौरान में मैं आपको, आपका बिल्कुल अच्छा, ये जेन्युइन चीज़ है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बहरहाल अभी जो मैं सिंपल सम अप करने जा रहा था, एक पैकेट हम ओपन करते हैं। अब ये देखना यहाँ पे इस पैकेट में, या अभी एक्नॉलेजमेंट का है, इससे ज़्यादा हम अगर जनरल कोई पैकेट टीसीपी का अगर देखें, ये रीट्रांसमिशन हो रही है। ये वो पैकेट्स हैं जो ड्रॉप होते हैं, जिनकी रीट्रांसमिशन हो रही है। अब नेटवर्क में हजारों यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, काम चल रहे हैं, तो कोई ना कोई पैकेट जो ड्रॉप हो रहा है उसकी ये देखें रीट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। तो एक पैकेट ओपन किया, ये देखें सबसे पहले ये डाटा है। अब यहाँ से इसको मैं, जो मैंने आज पढ़ाया है सारा, उसके साथ कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो ये मैंने बात की थी सारी की सारी कम्युनिकेशन, ये ओएसआई मॉडल है आपका सारा,
ठीक है। ये लेयर 5, 6 और 7 है जहाँ पे ये डाटा है आपका, जिसके अंदर सेशंस भी क्रिएट हुए हुए हैं, जिसके अंदर सेशन आईडी भी लगी हुई है। यहाँ पे अगर बात करें, ये जो एक पैकेट के अंदर वो पूरा ओएसआई मॉडल कैसे समाया हुआ है, उसमें ये वो डेटा है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये उसके बाइट्स, ये उसके हेडर्स, लेंथ, उसके जो सारे जो सेशन क्रिएट हुआ है, वो तमाम तर चीजें ये डाटा के अंदर आ गई। उसके बाद फिर मैंने क्या बात की थी, ये पोर्ट नंबर, पहले पहले लेयर 5, 6, 7 का डाटा बना, वो बन गया। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे किधर है, ये इससे ऊपर, ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी दो टाइप्स थी, तो ये कौन सी है, ये यूडीपी है। ये उसके आपके पास आ गई, ये देखें उसकी सोर्स पोर्ट और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आ गई आपकी। ठीक है जी। अब ये हो गई। इसके बाद क्या था, इसके बाद लेयर 3 थी जहां पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। इसमें ये आपके पास आ गया इंटरनेट आईपी वेरिएंट 4 का प्रोटोकॉल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ ये सोर्स आईपी मेरी इस डिवाइस का आईपी, और ये डेस्टिनेशन आईपी जिस भी सर्वर के जरिए जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अभी, वो डेस्टिनेशन सर्वर इंटरनेट का पब्लिक आईपी एड्रेस ये आ गया। उसके बाद ये लेयर 2 है जहां पे आपके पास सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक है, ये है इथरनेट लेयर। ठीक है, लेयर 2 ये, इसके ऊपर ये आपके पास इंटेल का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, डिवाइस तक पहुंच गया ये। ठीक है, उसका ये मैक है, सोर्स मैक, और ये उसका डेस्टिनेशन मैक है, और ये तमाम तर चीजें इसके पास आ गई। ठीक हो गया जी। और फिर उसके बाद ये जो फ्रेम्स हैं, ये जो बिट्स हैं, ये तमाम तर चीजें किसकी बात हो रही है, लेयर 1 की। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओएसआई मॉडल आपको हर पैकेट के अंदर होता है जब आप इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, किन किन लेयर से गुजर के जाती है, और कैसे कैसे ये डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है जी। चलें जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको एक्सप्लोर करें, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो प्लीज़ पूछ लीजिए। चलें जी। सर इस क्लास की टाइमिंग क्या होगी? इस क्लास की टाइमिंग होती है अबरार साहब 7:30 से 9 बजे तक इंशाल्लाह।